सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सीधी। तो जैसे कि मैंने आप सभी से लास्ट क्लास में कहा था कि आज से यूजीसी नेट हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होगी और आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं आप सभी को मराठा एम्पायर यानी मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग अपना सिलेबस देखा है और मुगल के बाद हम लोग जब मराठास पढ़ते हैं और डेफिनेटली मराठास से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज के यूट्यूब चैनल पर दिसंबर 2026 यूजीसी एग्ज़ाम के लिए हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी वो होगी मराठा एम्पायर की। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मराठा साम्राज्य में हमें क्या क्या पढ़ना होता है अपने यूजीसी नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पहले हम पढ़ेंगे, देन मैं आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड इस टॉपिक से अब तक क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो सब वन बाय वन हम बात करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और यहाँ पर जिस तरीके से आप YouTube चैनल पर क्लासेस देख रहे हो इसी तरीके से आपको पेड बैचेस में भी पढ़ाया जाता है। तो अगर आप में से किसी को पेड बैचेस ज्वाइन करना है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज YouTube चैनल पर भी क्लासेस डेली आप लोग लेते रहोगे, जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ तो भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। लेकिन आपको अपने तरफ से सेल्फ स्टडी करना होगा। साथ ही साथ पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है और कैसे आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। तो हर एक चीज़ जो भी मैं क्लासेस में आपको बताने वाली हूँ सब पर ध्यान से केयरफुल तरीके से सुनना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना है और प्रॉपरली क्लास को लेते लेते नोट्स प्रिपेयर करना है, तभी जाकर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मराठा साम्राज्य, देखो मराठा साम्राज्य की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो मराठा साम्राज्य की शुरुआत किसने करी थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। ठीक है, और ये बताया जाता है कि छत्रपति शिवाजी का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो हुआ था आपका 1674 ईस्वी यानी एडी में। कौन सी जगह पर? रायगढ़ किले में। याद रखना, इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था वो हुआ था आपका रायगढ़ फोर्ट यानी रायगढ़ किले में इनका राज्य अभिषेक हुआ था। और आपके छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा था। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हम जो मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो मेनली ये जो आपके मराठास के बारे में हमें क्या समझना है कि ये जो हमारे मराठास आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये आपके कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। सबसे पहले तो हम क्या याद रखेंगे कि ये आपके कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। और मराठा के लोग कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे? आपके मराठी। ठीक है, कौन सी भाषा ये लोग बोलते थे? मराठी भाषा बोला करते थे। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो इम्पोर्टेंट कुछ संत भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वो संत कौन से थे? अगर हम संत देखें, यहाँ पर हमें संत भी देखने को मिलते हैं ना, तो वो एक तो आपको याद रखना है तुकाराम। ठीक है, और तुकाराम के बाद आपको नेक्स्ट मिलेंगे धनेश्वर, ये नाम भी आपको याद रखना है। और कौन मिलेगा आपको? धनेश्वर। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट संत हमें देखने को मिलते हैं जो कि शिवाजी के टाइम पर, जो कि 17th सेंचुरी का टाइम था, 17वीं शताब्दी के टाइम पर इनका उदय आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, देखो यहाँ पर साइड में ही पढ़ेंगे, सबको ध्यान से समझना है। मराठा के जो लोग हैं, ठीक है, ये लोग मेनली महाराष्ट्र से थे, मराठी भाषा बोला करते थे। इनके टाइम पर मेनली जो आपको स्टोरीज़ यानी जो कहानियाँ मिलेंगी या फिर कोई भी पोयम यानी जो भी कविता मिलेगी सिंस 12th सेंचुरी में, तो इन्होंने उसमें मराठी लैंग्वेज ही आप इसमें देखते हो। कब तक? 12वीं शताब्दी तक, 12th सेंचुरी तक। फिर आगे आपके 13th सेंचुरी 13वीं शताब्दी का जब टाइम आता है तो आपकी एक डायनेस्टी आती है, यादव डायनेस्टी यानी यादव साम्राज्य। ये आपके महाराष्ट्र में रूल करती है विद, ये जो रूल करती है विद किसके साथ? देवगिरी के साथ, जो आज के टाइम पर दौलताबाद है। क्या है आपका? दौलताबाद, उसकी कैपिटल है। और ये खिलजी जो सल्तनत था उस टाइम पर आप देखोगे 14th सेंचुरी तक ये यहाँ पर रूल करती है।
जो आपको अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। अब आगे आप यहाँ पर देख रहे हो जो मैंने आपको बताया कि मराठा साम्राज्य की जो शुरुआत है वो आपके छत्रपति शिवाजी ने की थी, लेकिन इसमें सबसे पहले क्या बताया जाता है, आपको किसके बारे में याद रखना है, आपको नाम याद रखना है शिवाजी भोसले का। किसका नाम? शिवाजी भोसले। इनका जो जन्म हुआ था 1630 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद अगर आप देखोगे शिवाजी का जो जन्म है, तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी की जो बॉर्न की टाइमिंग है वो 1630 यानी 1630 का है, ठीक है। ये कहाँ पर बड़े हुए? पुणे में। अच्छी खासी एजुकेशन इन्हें मिली, ठीक है। और जो कि उस टाइम उनके फादर थे नहीं, उसके बावजूद भी उसके बाद जब आपके छत्रपति शिवाजी की जो एज थी कितनी थी? 16 ईयर। जब वो 16 साल के थे ना, तब उन्होंने क्या करना शुरू करा, धीरे धीरे और भी जगहों को कैप्चर करना शुरू करा। किसने? छत्रपति शिवाजी की बात हो रही है। और छत्रपति शिवाजी का मेन जो फोकस था, जो आइडिया था, जो इनका जो मेन था, वो मैंने आपको क्या बताया? सेल्फ रूल का था, यानी स्वराज्य का था, ठीक है। ये याद रखो, सब कुछ नोट करते चलना। ये सब आपके यूजीसी नेट या फिर सेट एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सब मैंने आपको उसके बारे में बताया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये आपको याद रखना है। और फिर हम आगे क्या बात करेंगे कि ये जितने भी आप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रूलर देख रहे हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना। मैंने आपको हमेशा बताया यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजिकल ज़रूर आता है। तो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज इस डायनेस्टी के संस्थापक यानी फाउंडर है, जिन्होंने 1674 से 1680 तक रूल किया है। फिर संभाजी महाराज आए, उसके आगे इन्होंने रूल किया। फिर राजा राम महाराज आए, फिर ताराबाई आई, फिर साहू महाराज आए, फिर पेशवा बालाजी विश्वनाथ आपको मिलेंगे, ठीक है। और पेशवा बाजीराव प्रथम ये सबसे महान यानी ग्रेट यानी फेमस पेशवा थे। और माधवराव प्रथम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करें कि हमारे मतलब मुगल्स के आपके मराठा के टाइम पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो मराठा साम्राज्य में हम और क्या देखते हैं कि ये सारे रूलर्स आपके यहाँ पर रूल इन्होंने स्टार्ट करा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि छत्रपति शिवाजी जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इन्होंने यहाँ पर जब रूल करना शुरू करा तो 1630 से 1680 तक आप देखोगे। और इन्होंने क्या इस्टेब्लिश करा, ये हिंदी इंग्लिश में भी सेम आपको लिखना है, हिंदवी स्वराज्य इस्टेब्लिश करा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मराठा का वो कौन सा रूलर है जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य को इस्टेब्लिश करा, तो वो थे आपके छत्रपति शिवाजी, ठीक है। और ये जो इन्होंने शुरू किया बाय चैलेंजिंग किसके थ्रू? मुगल्स और बीजापुर जो रूल कर रहे थे उसके चैलेंजिंग के थ्रू। फिर बात आती है कि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ पर करा, ठीक है। छत्रपति शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ किया, तो आपको क्या लिखना है कि इनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन यानी भौगोलिक विस्तार की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले तो इनका जो मेन सेंटर है, ये तो मैंने आपको बताया ही कि वो महाराष्ट्र है, यही बताया। उसके बाद मराठा एम्पायर और भी जगह से प्रभावित हुआ, जिसमें से एक आता है आपका कर्नाटक, ठीक है। ये इससे इन्फ्लुएंस था। कर्नाटक के बाद ये गया मध्य प्रदेश पे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करा। फिर मैंने आपको बताया कि छत्रपति शिवाजी का जो राज्याभिषेक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं आपका कोरोनेशन। क्या बोला जाता है? कोरोनेशन बोलते हो। और टाइटल राज्याभिषेक मैंने आपको अभी बताया था कि शिवाजी ने इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो रायगढ़ किले में हुआ, और तभी इन्हें ये छत्रपति का टाइटल यानी उपाधि मिली, ठीक है। पहले इनका नाम शिवाजी था। छत्रपति जो है ये टाइटल कब मिला? जब ये राजगद्दी पर बैठे, जब इनका राज्याभिषेक हुआ, तब 1674 में कौन सा किला है? याद रखना, रायगढ़ किला, रायगढ़ फोर्ट। यहीं से हमारे मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य की शुरुआत होती है, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी का टाइम पीरियड मेनली 1630 से 1680 का माना जाता है, जो ये फाउंडर है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको 1630 मेंशन कर लो।
तो 1630 से 1680 तक छत्रपति शिवाजी ने यहाँ पर रूल करा है। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी ने 1674 में इनको ये राजगद्दी पर यानी राजा कब बने, 1674 में बने, इसीलिए 1674 है ये। अदरवाइज 1630 में तो इनका जन्म हुआ था। तो दोनों टाइम पीरियड याद रखना, एग्जाम में किस पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है। 1630 में शिवाजी का यहाँ पर जन्म हुआ था और 1674 में वो राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड इस पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। और फिर जो मराठा साम्राज्य में शिवाजी की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है वो क्या थी आपकी, वो लिख लो, गोरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मराठा के पास यानी मराठा साम्राज्य में शिवाजी के पास एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग नेवी भी हमें मिलती है देखने को। ठीक है, वो हम आगे अभी देखेंगे, इसमें मेंशन है। तो नेवी आपको साथ में याद रखना है। फिर प्रशासन, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि शिवाजी के टाइम पर हम जो प्रशासन देखते हैं तो ये बताया जाता है कि आपके शिवाजी के टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसमें हमें क्या देखने को मिलेंगे, सभी ने पढ़ा है 8 मिनिस्टर्स यानी 8 मंत्री, जिसको आप सभी अष्टप्रधान के नाम से जानते हो। किसके नाम से जाना जाता है, अष्टप्रधान के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, और साथ में आपको पूरे 8 के 8 मिनिस्टर्स के नाम जो है वो अपने एग्ज़ाम के लिए याद होने चाहिए। तो ये अभी हम देखेंगे। उसके बाद शिवाजी के टाइम पर जो रिवेन्यू सिस्टम था, जो राजस्व व्यवस्था थी, वो क्या बताया था, किस पर बेस्ड थी, रैयतवड़ी सिस्टम पर। रैयतवड़ी व्यवस्था यानी जहाँ पर राजा और किसान के में डायरेक्ट कनेक्शन होता था, बीच में जमींदार का कोई भी रोल, कोई भी पार्टिसिपेशन आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज ये रैयतवड़ी सिस्टम ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर आपने वैसे किसी ने नहीं देखा है तो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लो, उसमें मैंने आप सभी को लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ाया है, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट, महलवड़ी और रैयतवड़ी सब कुछ अच्छे खासे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि शिवाजी के टाइम पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू सिस्टम आपको क्लियर हुआ, रैयतवड़ी बेस तो था ही। 2 प्रकार के टैक्स मिलेंगे, एक है आपका चौथ और दूसरा है सरदेशमुखी, जो कि आप सभी को पता होगा डिटेल में, राइट। चौथ की मैं अगर बात करूँ तो ये 25% होता था और जो सरदेशमुखी है ये 10% होता था कर, जिसको हम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें बात हो गई। अब आगे देखो, फिर इनके टाइम पर अगर हम देखें तो हमें कई सारे बैटल, युद्ध भी तो देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक बैटल का नाम आपको याद रखना है, बैटल ऑफ प्रतापगढ़। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए प्रतापगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो 1659 में हुआ था। ठीक है, दूसरा चीज़ ये सब डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी, पहले सब समझ लो क्या क्या चीज़ें हमें इसमें देखनी होती है। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इन लोगों के बीच में एक ट्रिटी यानी समझौता भी साइन हुआ था, ट्रिटी ऑफ पुरंदर। कौन सा समझौता, ट्रिटी ऑफ पुरंदर, जो कि 1665 में, ये क्रोनॉजिकल में आपको काम आएगा। उसके बाद हुआ था एस्केप फ्रॉम आगरा, ये कहाँ से भाग गए, एस्केप फ्रॉम आगरा से। ठीक है, कब भागे, 1666 में। तो ये क्रोनॉजिकल के बेस पे याद रखना जो आपको काम आएगा। फिर आते हैं शिवाजी के बाद संभाजी, 1681 से 1689 में इन्होंने रूल किया था। संभाजी जो है ये आपके शिवाजी के बेटे हैं। ठीक है, और दूसरा उसके बाद आपको यहाँ में याद रखना है राजा राम का। राजा राम का टाइम पीरियड 1689 से 1700 का है। ठीक है, और इन्होंने भी गोरिल्ला वॉरफेयर को कंटिन्यू रखा था, ये आपको याद रखना है। राजा राम के बारे में ये बताया जाता है कि इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आपका हुकूमत पंथ, ये शुरू किया था। और साथ में इनके बारे में बोला जाता है कि इनके समय पर जो प्रशासन है वो डिसेंट्रलाइज था, यानी विकेंद्रीकरण था। प्रॉपर तरीके से ये प्रशासन को चला नहीं पा रहे थे। ठीक है, सेंट्रलाइज नहीं था,
राजा राम के टाइम पर, ये आपको याद रखना है। फिर आए ताराबाई का टाइम पीरियड। ताराबाई का टाइम पीरियड आप देख सकते हो 1700 से 1707 का माना जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे 1707 से लेकर के 1714 का भी टाइम पीरियड मेंशन है। ये ताराबाई कौन है? ये राजा राम की विडो है, विडो ऑफ राजा राम, ठीक है, जो आपको अपने एग्जाम के बेस पर याद रखना है। और यहाँ पर, ठीक है, इनके बेस पर जो आपको याद रखना है। और इनके बेटे थे शिवाजी सेकेंड यानी शिवाजी द्वितीय, ठीक है। फिर आएंगे साहू महाराज। साहू महाराज का टाइम पीरियड 1707 का माना जाता है, 1749 तक रहते हैं। ये रिलीज्ड बाय बहादुर शाह फर्स्ट, ये औरंगजेब के सक्सेसर थे बहादुर शाह फर्स्ट। आप लोगों ने ऑलरेडी मौर्यंस पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मराठास के टाइम पर पेशवा भी हमें देखने को मिलते हैं, है ना। पेशवा भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले चलो देखो इन लोगों का विस्तार कहाँ से क्या तक हुआ। देखो यहाँ पर मैंने भी आपको बताया कि मराठा साम्राज्य का विस्तार जो हुआ, शिवाजी ने महाराष्ट्र क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाई थी। पेशवाओं के समय पर मराठा शक्ति उत्तर भारत तक फैली, यानी नॉर्थ इंडिया तक फैल चुका था। मराठाओं का प्रभाव मालवा में, गुजरात में, बुंदेलखंड में और दिल्ली जैसे एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठा सेना थी और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में मराठा हार गए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मराठा का प्रशासन आप देखोगे तो केंद्रीय प्रशासन था। देखो केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज केंद्रीय प्रशासन तब होता है जब सारी पावर राजा के हाथ में होती है, ओके। वहीं अगर पावर बट जाती है तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज, जो मैंने अभी आपको राजा राम रूलर के टाइम पर बताया। इसमें राजा सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी राजा के पास सुप्रीम पावर होती है। अष्टप्रधान मैंने आपको बताया, 8 मिनिस्टर यहाँ पर रखे थे, उन सभी का नाम याद रखो। पेशवा, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश और पंडित राव। और पेशवा जो होते थे वो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते थे। अमात्य जो होते थे वो आपके वित्त मंत्री यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर होते थे। सचिव आपका एडमिनिस्ट्रेटर था, और जो मंत्री रखते थे वो होम मिनिस्टर था। सेनापति जो है कमांडर इन चीफ आपको देखने को मिलेगा, ये आपका फॉरेन मिनिस्टर आपको मिलेंगे, सुमंत होते थे। न्यायाधीश यानी जो जस्टिस यानी जो जुडिशियल की बात हो रही है। पंडित राव धार्मिक कार्य, रिलीजियस वर्क को देखा करा करते थे, ठीक है। फिर हम इसमें आपके इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, वो भी समझ लो। देखो इकोनॉमी के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो अर्थव्यवस्था मराठा के समय पर मेनली जो इन लोगों का जो इनकम हुआ करती थी वो था एग्रीकल्चर टैक्स। इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स लिख लो, मैं इंग्लिश पे भी यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम किसी भी एस्पिरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से समझो। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आ रही है और आपको लग रहा है कि मैम इस वर्ड का मतलब क्या है, कमेंट करके पूछ सकते हो, सभी का रिस्पॉन्स यहाँ पर किया जाएगा। दूसरा है चौथ और सरदेशमुखी टैक्स, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। 1/4 मतलब 25% और अतिरिक्त कर मतलब 10% कर, यही मैंने आपको बताया। व्यापार और बंदरगाह को बढ़ावा दिया गया, यानी आपके जो ट्रेड हैं और जो पोर्ट्स हुआ करते हैं जिसके थ्रू ये लोग ट्रेड किया करते थे। और कोंकण के तट पर नौसेना और व्यापार को क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। मराठा के समय पर जो उनकी सामाजिक यानी सोशल लाइफ थी, मराठी भाषा थी और संस्कृत का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। धार्मिक जो है यानी रिलीजियस की ये नीति अपनाई गई, ठीक है, हर कोई बराबर, ये आपको देखना है। और आपके अगर हम यहाँ पर देखें, स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों को भी महत्व दिया। जितने भी कस्टम्स होते हैं ना, रिचुअल्स होते हैं, उसको भी इम्पोर्टेंस मिली। और किसानों पर और ग्रामीण व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया। यहाँ पर मराठा के टाइम पर इन लोगों ने आपके पीजेंट और आपके विलेज सिस्टम पर भी पूरे तरीके से फोकस करा गया, ये बताया हमें यहाँ पर जाता है। पॉलिटिकल फीचर की बात करेंगे तो मजबूत स्थानीय शासन की व्यवस्था थी, इसीलिए पूरा तरीके से मराठा का प्रशासन सेंट्रलाइज रहा। मुगल की सत्ता को खुली चुनौती दी गई। मराठा और मुगल्स पूरे तरीके से लड़े, तो कभी मराठा जीते तो कभी मुगल्स लड़े, लेकिन इन दोनों ने मिलकर लड़ाइयाँ ज़रूर करी थी।
विकेंद्रीकृत प्रशासन की प्रणाली थी, इट मीन डिसेंट्रलाइज, मैंने आपको बताया। पेशवा के समय पर मराठा संघ विकसित हुआ था जिसमें अलग अलग मराठा सरदार शामिल हुए थे। अभी मैं आपको बताऊंगी, सबकी लिस्ट भी हम करेंगे, ठीक है। और आपको एग्जाम के बेस पर क्या रखना है, मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक है, फाउंडर है, छत्रपति शिवाजी थे। राज्य अभिषेक इनका 1674 रायगढ़ किले में हुआ था। अष्टप्रधान आपको मिलेंगे शिवाजी के टाइम पर। महान पेशवा जो है, फेमस पेशवा जो थे वो बाजीराव प्रथम है। कौन है आपके, बाजीराव फर्स्ट। और पानीपत का युद्ध हुआ था आपका 1761 में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे कि आपके छत्रपति शिवाजी ने एक कथन, एक स्टेटमेंट दी। तो ये स्टेटमेंट आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये कथन ना पता हो। इंग्लिश में अगर बोले और एग्ज़ाम में आता ही है कि आपके छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या दिया था कि स्वराज इज़ माय बर्थ राइट, इट मीन स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, एंड आई शैल हैव इट। नोट कर लो जल्दी से, एंड आई शैल हैव इट। तो ये लाइन किसने बोली थी, छत्रपति शिवाजी ने बोला था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। ये बात इन्होंने यहाँ पर बोली थी, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आप में से मैक्सिमम एस्पिरेंट्स होंगे जिसको इनका मतलब, ये स्टेटमेंट, ये कथन डेफिनेटली पता होगा, नो डाउट, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये स्टेटमेंट के बाद कि ये जो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये जो कथन है, हालांकि यहाँ पर आप छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही दिया था, लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय नेता आप देखोगे तो बाल गंगाधर तिलक ने इसे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रूप से घोषित किया था, ठीक है। ऑप्शन में अगर आपके पास छत्रपति शिवाजी ना आए और इनके अलावा अगर आपके ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक आए तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, ऑल्दो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे, राष्ट्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इसको फेमस किया था। ये जो स्टेटमेंट है ना कि स्वराज आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसको पाना है, हमें इसको लेकर ही रहना है। तो आप में से कई सारे एस्पिरेंट सिर्फ ऑप्शन में देखेंगे शिवाजी जो मैम ने बताया था, लेकिन ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक आए तो कन्फ्यूज़ किसी को भी नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, देखो यूट्यूब चैनल पर मेरी पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, PYQ भी सॉल्व करेंगे, लेकिन डिटेल में अगर आपको हर एक चीज़ों को पढ़ना है, पेड क्लासेस देखो आपको प्रोवाइड की जाती है ऑल टाइम, यानी 24/7 आवर्स मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। हर एक चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो सब कुछ होगा, है ना। आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस भी दूंगी। यूट्यूब चैनल पर यही है कि बस हम साथ में यहाँ पे पढ़ेंगे, पढ़ना आपको खुद ही करना सब पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर किसी को लेना है, आप लोगों की चॉइस है, लेकिन पूरी कोशिश है। लेकिन मैं आप सभी से एक बात कहूँगी, आप लोगों का रिस्पॉन्स यूट्यूब चैनल पर भी अच्छा खासा रहना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर भी बनी रहे। पेड क्लासेस में तो क्लासेस प्रॉपरली चलती रहेंगी, उसमें तो कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन जितने भी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर चाहते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से क्लासेस कंटिन्यू रहे, तो आपको इस पर अपना अच्छा खासा रिस्पांस करना है। और यस, लाइक बराबर करते रहो। आपको ये यूट्यूब पर फ्री सेशन मिल रहा है, तो आपको सिर्फ लाइक करना है और शेयर कर दो अपने हर एक स्टडी ग्रुप में, ताकि और भी एस्पिरेंट्स जुड़ सके, ठीक है। चलिए, अब ये आपने थोड़ी बहुत बातें तो इसके बारे में समझ ली, अब क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा सा और जानेंगे, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होना चाहिए, वो हम यहाँ पर इसको ज़रूर पढ़ के जाएंगे, उसको समझते हैं। उससे पहले इस पे आ जाओ, ठीक है। मराठा साम्राज्य के टाइम पर आपको क्रोनोलॉजिकल के बेस पर पहले आपको ये याद रखना है, इसलिए पहले ये मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि सबसे पहले शिवाजी का जन्म होता है 1630 में, जो मैंने आपको बताया। फिर उन्होंने मराठा की नेवी फाउंड करी थी 1657 में, ठीक है, जिसको हम नौसेना कहते हैं। तो मराठा की जो नौसेना की स्थापना हुई थी 1657 में हुई। नेक्स्ट
फिर शिवाजी जो है वो रायगढ़ किले में इनका राज्य अभिषेक हुआ था 1674 में। ये मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, नोट कर लो, ये आपको क्रोनोलॉजिकल के बेस पर एग्ज़ाम में काम आएगा। इस बार भी जून 2026 में जो एग्ज़ाम आया है, आउट ऑफ 130 क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल बेस थे। मैं हर बार हर एक एस्पिरेंट्स को, चाहे यूट्यूब चैनल पर हो, पेड बैचेस में हो, सबको ये बोलती हूँ कि अपना हर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ज़रूर बना के रखो, चाहे वो रूलर्स का हो या फिर जिस तरीके से कब क्या क्या चीज़ें हुई थी, हर एक चीज़ याद रखो, ठीक है। तो पहला हुआ शिवाजी का जन्म, फिर उन्होंने अपनी जो नेवी है, नौसेना है, उसकी स्थापना करी। फिर शिवाजी जो है उनका राज्याभिषेक हुआ। फिर शिवाजी की डेथ हुई थी 1680 में, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। फिर मराठा का कंट्रोल दिल्ली पर बनाया गया, ठीक है। तो दिल्ली पर इन्होंने अपना कंट्रोल 1754 में बनाया था। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। मराठा वॉर जो फर्स्ट एंग्लो वो वॉर हुआ था वो 1775 से 82 के बीच में आपको मिलेगा। उससे पहले आ जाओ, देखो मैंने ये एक लाइन में बताया, लेकिन देखो सबसे पहले 1630 के बाद क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ शिवाजी रूल। तो शिवाजी ने रूल करना शुरू करा 1646 में, ठीक है। तो आपको क्रोनोलॉजिकल कैसे याद रखना है कि शिवाजी का यहाँ पर जन्म होता है, बॉर्न होने के बाद शिवाजी ने रूल करना शुरू करा 1646 में। देन उसके बाद 1657 में नेवी स्ट्रॉन्ग बनाई। फिर इम्प्रिजनमेंट स्केप, यानी यहाँ पर शिवाजी जो है ना, क्या 1666 की बात है। फिर ये राजगद्दी पर बैठे 74 में। फिर शिवाजी ने दक्षिण में यानी दक्षिण भारत पर अपना कंट्रोल बनाया 1677 में। फिर शिवाजी की डेथ हुई थी 1680 में। फिर मैंने आपको बताया था कि मुग़ल और मराठा के बीच में वॉर होता है 1682 से 1707 के बीच में। फिर उस दौरान मराठा ने दिल्ली पर अपना कंट्रोल बनाया 1754 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, मराठा जो है उसमें हार गया था। सॉरी, फर्स्ट नहीं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ। और लास्ट में एट दी एंड मराठा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1775 से 82। ऑल ओवर जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आपको बताया 1630 से 1782 तक क्या क्या मराठास में आपको ये देखने को मिलेगा, ये सभी नोट कर लो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो यूजीसी नेट का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लो। ये इमेज मैं आपको वहाँ शेयर कर दूँगी। देखो, मैं सबसे पहले आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप सभी को क्या करना है, ठीक है। तो चलिए देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जो कुछ भी मैं पढ़ाती हूँ तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी इसमें आप सभी को खुद का सेल्फ नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करो, ठीक है। सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करोगे, इससे आपको प्रॉफिट होगा। और आज से हमारी ये फर्स्ट क्लास है यूट्यूब चैनल पर। देखो, यहाँ पर मैं आप सभी पर डायरेक्टली इंटरेक्शन इसलिए कर रही हूँ कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँ जिस तरीके से मैं पेड बैचेज में अपने बच्चों स्टूडेंट्स के साथ लाइव इंटरेक्शन करती हूँ। तो इसी तरीके से मैं आप सभी के साथ भी बात कर रही हूँ कि बेशक आप सभी ये क्लासेस रिकॉर्डेड देख रहे हो, लेकिन ये क्लासेस लाइव ही जाएंगी। आप जब देख रहे होंगे तो ये लाइव ही चलेंगी। आप लाइव ही अपना डाउट पूछो, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, एक बार ये क्लासेस देखने के बाद इसको प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। कैसे बनाना है, अगर आप चाहते हो कि मैम यूजीसी नेट के लिए हम कैसे नोट्स प्रिपेयर करें, इस पर एक वीडियो लेकर आओ, तो डेफिनेटली लेकर आऊँगी। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कमेंट आपको करना है और कहना है कि मैम यस। देखो, आज से आपकी जुलाई जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और जुलाई में स्टार्ट होने के बाद अब आपको बिल्कुल सीरियस हो जाना है अपने स्टडी को लेकर के, और नोट्स प्रिपेयर करना है। उससे पहले नोट्स को बनाना कैसे, ये भी तो आना चाहिए। तो अगर आप सभी का रिस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा रहा तो डेफिनेटली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है, ताकि जब दिसंबर का एग्ज़ाम आए और आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करो तो आपको दिक्कत ना आए, ईजिली से पढ़ सको, ठीक है। तो यहाँ पर यूट्यूब पर भी मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगी, बस जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ उसको फॉलो करना है और क्लास को आराम से सुनना है। पहले तो जब हम यूट्यूब चैनल पर जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, इस क्लासेस को आराम से सुनो,
ठीक है, एक बार इस क्लासेस को सुन लो और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर जब दूसरी बार इसको सुनोगे तब नोट्स प्रिपेयर करो, तो आपको पता रहेगा किस क्या क्या हमने इस कॉन्सेप्ट में आज की क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया, राइट। तो इसीलिए बेशक हमारी क्लास थोड़ी लेंदी होगी, क्योंकि कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पर आपको मैक्सिमम चीज़ें अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कवर करा सकूँ। कोई टॉपिक ज़्यादा लेंदी होगा तो 2 से 3 वीडियोस ज़रूर जाएंगी उससे रिलेटेड, PYQ भी मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी कि नोट्स कैसे बनाना है ताकि आप प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ सकूँ। चलिए वापस से स्टडी स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर शिवाजी महाराज की पूरी फैमिली यहाँ पर मेंशन है, ये भी आपको क्रोनोलॉजिकल बेस पर याद करना है। इसी तरीके से यहाँ पर बना लो चार्ट ताकि आपको एग्ज़ाम में इजी रहे। हर एक चीज़ इस टेबल में मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है, कि कब आपको कहाँ पे क्या क्या चीज़ें, जीजाबाई है, ठीक है, आपके ये शहाजी राजा है, ये शरीफ जी है, फिर ये सारबाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम पीरियड अब तो इतनी बार पढ़ लिया कि डेफिनेटली आपको याद भी हो गया होगा, 1630 से 80 तक, ठीक है। और फिर संभाजी, राजा राम, ताराबाई, संभाजी सेकंड, और ताराबाई के जो बेटे थे शिवाजी थर्ड सेकंड, फिर पेशवा बने। तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी तरीके से इसी जो मैं आपको ना ये फिगर भी या डायग्राम भी इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप सभी क्या कर सको, अपने एग्ज़ाम में इसको याद कर सकें, समझ रहे हो, ताकि आप सभी को इसी तरीके से बना के याद करोगे, डेफिनेटली आप सभी को इजी भी पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो UGC नेट का जो ग्रुप है वहाँ पर मैं ये शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके ये आगे राजगद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजिकल, पहले तो मेरा मेन फोकस है कि आपको क्रोनोलॉजिकल के बेस पर सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं जो हमें अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। अब आगे अगर हम बात कर, अब इसके बाद देखो आपको क्या याद करना है। तो देखो मैंने अभी आप सभी को यहाँ पर ऑलरेडी क्या बताया, जूम कर लेते हैं। मराठा का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, केंद्रीय प्रशासन है, वो राजा के हाथ में होता था, ठीक है, ऑटोक्रेसी है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि शिवाजी के टाइम पर हमें कितने अष्टप्रधान, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पेशवा आते हैं, अमात्य मैंने आपको बताया, वकिया नवीस याद रखना है, दाबीर जिसे हम सुमंत भी कहते हैं, और आपके सचिव हुए पंडित राव, सेनापति और न्यायाधीश। ये पूरे 8 के 8 मिनिस्टर अष्टप्रधान को याद कर लो, एग्ज़ाम में काम आता है, ठीक है। अब इनके काम भी देख लो। ये जो अष्टप्रधान आप देख रहे हो, पेशवा जो है द मराठा प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द सिविल और मिलिट्री अफेयर्स। पेशवा मैंने आपको बताया कि ये प्रधानमंत्री हुआ करता था और सिविल और मिलिट्री अफेयर्स का हेड भी है। सेनापति कमांडर इन चीफ है, जो मैंने पीछे भी बताया। न्यायाधीश चीफ जस्टिस का काम करता है। अमात्य और मंसूबदार जो ये ऑडिटर होता है, यानी ये काम ये देखता है कि हमारे राज्य में कितना कितनी आय हाई है, यानी कि कितनी इनकम आई है, और कितना एक्सपेंडिचर यानी कितना व्यय हुआ है, यानी कितना कमाया है और कितना खर्चा हुआ है। मराठा साम्राज्य का देखने में काम किसको इन्होंने अपॉइंट किया है, अमात्य को। फिर आते हैं आपके सचिव, इसका काम है टेक केयर और ऑल द ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। पंडित राव का काम है, ये आपके हुआ करते थे हेड। वकिया नवीस जो ये इंचार्ज थे इंटेलिजेंस के, और दाबिर या सुमंत ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, ठीक है। नोटा क्रिएशन ऑफ द शिवाजी ऑलरेडी एग्जिट इन द डेक्कन प्रशासन में ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो 8 जो प्रधान आपको मिल रहे हैं, इनकी पोजीशन हेरिडिटरी वंशानुगत नहीं थी, ठीक है, कि पेशवा का बेटा पेशवा ही बनेगा, सेनापति का बेटा सेनापति बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिसर वर डायरेक्टली पेड फ्रॉम द एक्सचेकर, नॉट जागीर ग्रांट, यानी आप ग्रांट जो भी लैंड ग्रांट मिलता है उसमें से नहीं देना, जो आपने लिया डायरेक्टली पे करना है। ये सब चीज़ें स्टेटमेंट में आपको काम आएगी। फिर आ जाओ सेंट्रल के बाद प्रोविंशियल, प्रांतीय प्रशासन की। यहाँ पर जो प्रांत में ऑफिसर्स हैं वो सूबेदार हैं, कारकुन है, मुख्य है, ठीक है, देश अधिकारी जिसको हम कहते हैं। और प्रांत को समटाइम इसमें हम क्या बोलते हैं आपके,
कि इसमें जो है सूबेदार जो है अष्टप्रधान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अष्टप्रधान सिस्टम एट द प्रांत लेवल पर भी मिलते हैं। दीवान, मंजूबदार, फदनीस, सबनीस आपको याद रखना है, कारकानी, चितनीस, जमादार और पोटनीस, ठीक है। फिर आपके देखो इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी हमारा जो जिला प्रशासन है उसको तरफ बोलते हैं, ये याद रखना। ऑफिस इंचार्ज ऑफ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर इंचार्ज होता है उसे हवलदार बोलते हैं, कारकुन बोलते हैं। फिर आता है आपका सब डिस्ट्रिक्ट जिसको हम परगाना बोलते हैं। देशबंदे और देशमुख। देशबंदे का काम होता है अकाउंट और रिकॉर्ड कीपर होता है, सारे अकाउंट का काम देखता है, रिकॉर्ड रखने का काम रखता है। देशमुख जो होता है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। फिर आता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राम प्रशासन, जिसको हम मराठा में मौजा भी कहते हैं। कुलकर्णी और पाटिल आपको मिलेंगे। तो देखो हम जब कभी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं सबसे पहले आपका आता है सेंट्रल केंद्रीय प्रशासन, फिर ये डिवाइड होता है प्रोविंस यानी प्रांतीय प्रशासन में, फिर ये फर्दर डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट यानी जिसको हम तरफ कहते हैं, फिर ये फर्दर डिवाइड होगा सब डिस्ट्रिक्ट जिसको हम परगाना कहते हैं, फिर ये फर्दर डिवाइड होता है विलेज जिसको हम मौजा कहते हैं। तो ये सारे जो ब्रैकेट में नाम है ये भी याद रखना, एग्जामिनर आपको बोलेगा, और ये भी क्रोनोलॉजिकल में आ जाता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे अरेंज करने को बोल देते हैं, तो ये भी क्रोनोलॉजिकल के बेस पे याद रखना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मराठा एम्पायर को डिटेल में और समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये पूरा कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा। हाँ जी, तो आशा करूँगी आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी और भी क्लासेस देखने के लिए सब कुछ मैं आपको क्लासेस में कराऊंगी। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर लो, ताकि बाकी की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहे, और इसी तरीके से अपने प्यार हमारी क्लासेस में दिखाते रहो। डेफिनेटली मैं आपके लिए बाइलिंगुअल क्लासेस इसी तरीके से लेकर आऊँगी, और इस बार दिसंबर 2026 में आप सभी का एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। मेहनत आपको भी करनी है, मुझे भी करनी है, दोनों मिलके करेंगे, डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे, यूट्यूब पर भी क्लासेस लेकर भी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।